इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, C3 साइकिल। ठीक है, 3 कार्बन वाला है, उसका नाम क्या होता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला है जिसका नाम 3PGA है, इसलिए इस साइकिल का नाम रखा गया C3 साइकिल। इसको खोजा था मेल्विन केल्विन ने, इसलिए नाम रखा गया केल्विन साइकिल। तो केल्विन ने क्लोरेला के पौधे में कार्बन 14 वाली CO2 का यूज किया। ठीक है, और पता लगाया कि पहला स्थायी उत्पाद कौन होगा, 3 कार्बन वाला 3PGA। ठीक है, 3PGA का फुल फॉर्म 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक एसिड हटा दो तो क्या बन जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है स्टार्ट होगी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 जैसे प्लांट के अंदर आए, तो प्लांट के अंदर आएगी तो इसको रिसीव करने वाला एक मॉलिक्यूल होता है, CO2 को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो CO2 को सबसे पहले जो रिसीव करता है उसका नाम क्या होता है, RUBP, राइबोलोज 15 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हम कार्बन की बात करें, CO2 की बात करें, तो CO2 में देखो कितना कार्बन दिख रहा है, केवल एक, लेकिन CO2 के नंबर कितने हैं, 6। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो कितने मोल्स होंगे, 6 मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की बात करें कितने कार्बन होंगे, ओनली 1 कार्बन, एक CO2 में एक कार्बन। ठीक है, और 6 टोटल मॉलिक्यूल 6 हैं तो क्या हो जाएगा, 6 मोल। तो एक मोल को रिसीव करने के लिए 1 मोल आता है, तो 6 मोल को रिसीव करने के लिए कितने मोल आएंगे, 6 मोल आएंगे। लेकिन राइबोस, राइबोस के पेंटोस शुगर है, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन, तो इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। ठीक है, CO2 में 1 कार्बन है, 6 मोल है, RUBP में हर एक में 5 कार्बन है, और कितने मोल हो गए, ये 6 मोल हो गए। तो अपन इसको कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं, RUBP है, समझ में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कर दिया ना, 5 करना है इसमें, इसको इस तरफ ले लेते हैं। देखो यहाँ पर कितने हैं, केवल 1 है, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कितने मॉलिक्यूल होंगे टोटल, कितने होंगे, 6। तो ये हो गए 6 मॉलिक्यूल। इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे। इसके बना लेते हैं 6। देखो ये चीजें अपन व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ सकते, लेकिन डिजिटल बोर्ड में इसको समझना काफी आसान हो जाएगा। अभी समझ में आया, ये पूरा क्या है, एक RUBP। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। देखो यहाँ पर एक एक कार्बन वाला CO2 है, और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। तो अब इसको ये लेकर आएगा तो इन दोनों को जोड़ देता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, रुबिस्को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, रुबिस्को। तो रुबिस्को किसको किसको जोड़ देगा, CO2 को और RUBP को, और ये बना लेता है एक अनस्टेबल कंपाउंड। सबसे पहले तो अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, अब इसने क्या काम किया, रुबिस्को ने एक CO2 को इससे जोड़ दिया। ठीक है, दिख रहा है कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, तो इसको अब यहां से इधर ले जाते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड बनाना है, देखो इसने एक यहां पर जोड़ दिया, इसको अलग कलर कर देंगे तो इससे पहचानना आसान हो जाएगा।
यहां से इस एक CO2 को इससे जोड़ दिया, ठीक है, दूसरे CO2 को इससे जोड़ दिया, तीसरी को इससे जोड़ दिया, एक के बाद एक के बाद एक सब जुड़ते गए। तो समझ में आ गया, ये CO2 और ये RUBP दोनों आपस में जुड़ गए। देखो यहाँ पर कितने मोल हैं, 6 मोल हैं, यहाँ पर कितने मोल हैं, 6 मोल हैं, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, टोटल 6 दिख रहे हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए इसमें, ये जो गोले बन रहे हैं ये अपन ने कार्बन के लिए बनाए हैं। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन वाला बनेगा, 6 कार्बन वाला। लेकिन अभी ये कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थाई। इससे क्या बनाना है, स्थाई बनाना है। तो एक थोड़ी देर बाद ये खुद टूटकर एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, एक स्टेबल कंपाउंड। तो जो स्टेबल कंपाउंड बनता है इनके ब्रेकडाउन से बनेगा, ठीक है। ब्रेकडाउन से कैसे बनेगा, ये जो मॉलिक्यूल है यहां से टूट जाते हैं, समझ में आ रहा है, आधे अलग आधे अलग, ठीक है। देखते जरा कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर हम इसको यहां से अलग कर लेते हैं, कितने कार्बन वाला बन गया, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला एक बन गया, इसको हटा दो, कितने होगा ये, 6। और ये भी नहीं कि जैसे कितने हो गए, 6 और 6 12। मतलब अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेंगे कितने बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। और एक में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन और 12, ये बनता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। समझ में आ रहा क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही 6 CO2 अंदर आई, 6 CO2 को किसने रिसीव किया, RUBP ने। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल। ये दोनों जुड़ गए और इन दोनों ने जुड़कर क्या बनाया, एक अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। उस अनस्टेबल कंपाउंड को फिलहाल कोई नाम नहीं, वैसे तो उसका नाम है बट अपन यहाँ नहीं पढ़ते, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो कितने कार्बन वाला बन गया, ये 6 कार्बन वाला, कितने मॉलिक्यूल बन गए, 6 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये अब टूटेगा और टूट कर क्या बनाएगा, पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जिसका नाम क्या होता है, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। और कितने कार्बन होंगे इसमें, 3 कार्बन होंगे। समझ में आ गया, कितने बन गए ये, 12 बन गए। अभी ये बना 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, इसलिए इसका नाम क्या होता है, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलेशन। तो ये हो गया C3 साइकिल का पहला स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। क्या क्या कार्बोक्सिलेशन में, 6CO2 अटैच हुई किससे, RUBP से। और इसने पहले क्या बनाया, एक अनस्टेबल कंपाउंड, जो रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाता है किसमें, पहले स्टेबल कंपाउंड में, जिसका नाम होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ में आ गया इतना। अब सेकेंड स्टेप, ये कितने स्टेप हो गए कंप्लीट, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप में होती है ये प्रोसेस। उसके बाद में सेकेंड स्टेप, अब होगा एसिड चेंज। अब जो 3PGA है ये चेंज हो जाएगा इसमें, हाँ एक मिनट, अभी इसको थोड़ा सा और चेंज करना है। अभी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अभी इसको चेंज करेंगे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 को किसमें चेंज करना है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज करना है। देखो इसमें और इसमें किसका फर्क है, केवल एक फॉस्फेट ग्रुप का।
यहाँ पर केवल सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर कितने हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप है, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। ठीक है, कहाँ से मिलता है फॉस्फेट ग्रुप, ATP से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है टोटल, 12 मॉलिक्यूल है। अगर हम एक को एक फॉस्फेट ग्रुप देते हैं तो कितने मॉलिक्यूल हैं, 12, सभी को देने पड़ेंगे। कितने फॉस्फेट ग्रुप चाहिए हमें, 12 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होता है कितने ATP का, 12 ATP का। तो 12 ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलते जाएगा, इसमें जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो 3 PGA कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1,3 डाई PGA में। कार्बन जितने के उतने रहेंगे, कार्बन नहीं जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। 3 कार्बन और मोल कितने रहेंगे टोटल, 12। ठीक है ना, अब 12 ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 12 ADP में। ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल गया, कितना बचेगा, डाइफॉस्फेट। जो एक फॉस्फेट निकला वो ऐसे एक एक ग्रुप में जुड़ते गया है, तो सारे सारे अब किसमें कन्वर्ट हो गए, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप है। अभी ये क्या है, एसिड है। अब यहां तक का स्टेप हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। अब एसिड चेंज होगा किसमें, एल्डिहाइड में, बेस में नहीं। अब यहां से सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप का नाम क्या है, रिडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अपचय। जब एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल किसमें चेंज आएगा, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ देंगे, Al। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने मोल है, 12 मोल है। देखो, मोल के नंबर तभी चेंज होते हैं जब या तो कार्बन जुड़ता है या कार्बन निकलता है, उसके अलावा कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्बन जुड़ा या निकला, क्या नहीं जुड़ा, तो जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब यहां से प्रोसेस चालू होती है अपने के लिए, स्टार्ट। क्या बचा यहाँ पर, 3 कार्बन और कितने मोल, 12 मोल। अब ये डिवाइड होगा 4 पार्ट में। देखो कितने मोल है यहाँ पर, अभी 12 मोल है। तो अब ये 12 मोल ग्रुप बनाएंगे 4 अलग अलग। पहला ग्रुप होगा 2 मोल का। ठीक है, फिर होगा कितने, 5, फिर 3 या 2, 2 या 3 मोल्स, और फिर 2 मोल्स। ठीक है, इसका ग्रुप बन जाएगा, बना लेते हैं ग्रुप। ये अलग हो गए। ठीक है, 5 ग्रुप यहाँ से उठा लेते हैं। ये बन गया 5 मोल का ग्रुप, ये बन गया 3 का ग्रुप, और ये बन गया 2 का ग्रुप। ठीक है, कार्बन गिनो कितने हैं, एक अणु का कार्बन गिनना है ना, एक एक अणु का। ये एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3। यहाँ पर भी कितने हैं, 3 कार्बन। तो सब में देखो कितने कितने कार्बन है, 3 कार्बन से। तो ये 4 ग्रुप बन गए।
अब इस 4 ग्रुप में जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप है, अब इसमें होता है कुछ कन्वर्जन। अब ये क्या है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है। ग्लिसरैल्डिहाइड अब एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, किस में चेंज हो जाएगा अब ये, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में। 5 मोल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी है, क्या बना लेगा ये, एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंज हो गए। किसमें चेंज होगा ये, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अभी देखो नंबर ऑफ कार्बन, देखो हर एक में कितने कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पर हो जाएंगे 3 कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने मोल्स हैं, 5 मोल। अब ये 5 मोल फिर से ब्रेक डाउन होगा 2 पार्ट में, 3 ग्रुप अलग हो जाएंगे, 2 का ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक 3 का ग्रुप अलग हो गया, इसको ऐसा बनाते हैं। तो ये 3 ग्रुप यहाँ से अलग हो गया, और ये 2 वाला ग्रुप अलग होके यहाँ आ गया। कितने कितने मोल अलग अलग हो गए, यहाँ पर 2 मोल्स, यहाँ पर 3 मोल्स। बट कार्बन देखेंगे कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 3 मोल है, 3 कार्बन वाले, ये वाले आके इनसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कार्बन जुड़ जाएंगे, ये 3 कार्बन जुड़ जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 मोल। मोल नहीं, कार्बन। देखो ये 3 कार्बन का ग्रुप आया और इससे आके ऐसे जुड़ गया। पता जरा कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अटैच हो गए हैं ना, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। कार्बन बस चेंज हो रहा है, मोल चेंज नहीं हो रहे हैं। 3 मोल और 6 कार्बन, 3 मोल्स हो जाएगा, और कितने कार्बन, 6 कार्बन। कब हुआ, जब यहाँ के जो 3 मोल है वो यहाँ पर आकर जुड़ गए। यहाँ पर भी बना देते हैं ना। क्या क्या हुआ, यहाँ के जो 3 मोल थे वो यहाँ आके जुड़ गए। तो बताना भी जरूरी कहाँ से आके जुड़े, तो यहाँ के 3 मोल यहाँ पे आके जुड़ गए। तो मोल चेंज हुए क्या, नहीं हुए, केवल क्या चेंज हो गए, कार्बन। तो जब कार्बन जुड़ते हैं तो मोल के नंबर नहीं बढ़ते, कार्बन के नंबर बढ़ते हैं। जब टूटता है तब जाके मोल बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला है, ये टूट गया। एक, अब ये 1 मोल था, अब 3 अलग हो गए, 3 अलग हो गए, कितने मोल बन जाएंगे यहाँ पर, 2 मोल बन जाएंगे। जब अलग अलग हुए तो मोल ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे 1 2 मोल यहाँ पर है, 1 मोल यहाँ पर, ये दोनों आके जुड़ गए, तो मोलों के नंबर नहीं बढ़ते, है ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब आगे, अब ये 6 कान वाला बन जाएगा, 6 कान वाली एक नई शुगर बनेगी यहाँ पर, जिसका नाम क्या होता है, फ्रक्टोज 1। देखो एक फॉस्फेट इसका और एक फॉस्फेट इसका, कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, 2 फॉस्फेट, तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1 6 डाई फॉस्फेट। कितने कार्बन रहेंगे,
6 कार्बन, कितने मोल रहेंगे? 3 मोल रहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर से एक फॉस्फेट को निकाल देगा, किसकी हेल्प से निकालेगा? H2 की हेल्प से। ठीक है, तो H2 की हेल्प से निकालेगा तो क्या बन जाएगा ये? H3PO3, H2 लगे और क्या निकल जाएंगे? एक फॉस्फेट निकाल दिया। ठीक है, इन कितने मोल थे यहाँ पर? 3 मोल। एक मोल से एक फॉस्फेट निकला, तो 3 मोल से कितने फॉस्फेट निकलेंगे? 3 फॉस्फेट। कितने अणु लगेंगे जल के? 3। कितने फॉस्फेट निकल जाएंगे? 3। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट चेंज हो जाएगा किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, कितने मोल रहेंगे? 3 मोल। कितने कार्बन रहेंगे? 6 कार्बन। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक आइसोमर होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो 3 मोल अब चेंज हो जाएंगे, 2 मोल में का ग्रुप अलग बन जाएगा, 1 मोल का ग्रुप अलग बन जाएगा, और ये 1 मोल निकल जाएगा किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। बन गया यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में। ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस एक फॉस्फेट को निकालना है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट निकाल दो, क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। बन गया फूड। लेकिन अभी ये बचे हुए 2 मोल यहाँ पर बचे हैं, 2 मोल यहाँ पर बचे हैं, इधर मोल्स बचे हुए हैं, तो ये सब भी अब कंबाइन होंगे। फटाफट इन सभी को जोड़ देते हैं। और नहीं बढ़ता कि तो क्या क्या हो, एक काम करते हैं, इसको छोटे से फॉर्म में फिर से लिख लेते हैं। 6CO2 किस किससे जुड़ेगा? RuBP से, और बनाएगा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, जो रोबिस्को की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा? एक स्टेबल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या होता है? 3PGA। 3PGA में हम क्या काम करेंगे? ATP जोड़ेंगे, तो 3PGA चेंज हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, कितने मोल है? 6 मोल है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, कितने मोल है? 6 मोल है। ठीक है, ये दोनों जुड़े। ठीक है, तो 6 मोल बन जाएंगे, 6 कार्बन बन जाएंगे, वो टूट गए 3-3 कार्बन में, तो कितने कार्बन बचेंगे? 3 कार्बन, और मोल टूट कर कितने हो गए थे? 12 मोल। क्या कितने ATP लगेंगे? 12 ATP लगेंगे, 12 ADP बाहर निकलेंगे और ये बन जाएगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने पर चेंज हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने मोल हैं? 12 मोल है। अब इनका बनेगा कितना ग्रुप? 4 ग्रुप बनेगा, 2 मोल्स का, 5 मोल्स का, 3 मोल्स का और 2 मोल्स का। 5 कार्बन वाला आगे चल के चेंज हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, कितने कार्बन? 3 कार्बन, और कितने मोल हो गए? 5 मोल। 5 मोल वापस से टूट जाता है 2 ग्रुप में, 3 मोल का एक ग्रुप बन जाएगा और 2 मोल्स का 1 ग्रुप बन जाएगा। अब ये 3 मोल और ये 3 मोल जुड़ जाएंगे, कितने कार्बन यहाँ पर? 3 कार्बन, यहाँ भी कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन ये 3 कार्बन से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो मोल्स की संख्या बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सिर्फ कार्बन की संख्या बढ़ेगी। तो ये चेंज जाता है किसमें? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। ये यहाँ के जुड़ा तो 3 मोल के 3 मोल ही रहेंगे, बस कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट को निकाल देगा और किस में चेंज जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अभी देखो कितने मोल बने हैं? 3 मोल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 3 मोल फिर से डिवाइड होगा कितने कितने मोल में? 1 मोल एंड 2 मोल्स। तो जो 1 मोल है ये बाहर रिलीज हो जाएगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में।
तो यहां से क्या निकल गया, ग्लूकोज। अब ये देखो 2 मोल्स बचे हुए हैं, ठीक है, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है। तो अब यहाँ का 2 मोल, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसके 3 कार्बन ऐड होंगे और इसके 6 कार्बन ऐड होंगे, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। शुगर जो है वो कितने कार्बन से कितने कार्बन तक की होती है, 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक होती है। 9 कार्बन की शुगर होती है क्या, नहीं होती, ठीक है। तो ये 9 कार्बन की जो वाली शुगर है, दो पार्ट में टूट जाएगी, 5 कार्बन और 4 कार्बन में, ठीक है। तो ये 2 कार्बन यहाँ से और ये 3 कार्बन यहाँ से, और 6 कार्बन यहाँ से और 3 कार्बन यहाँ से, कितने कार्बन बना लेंगे ये, 9 कार्बन। 9 कार्बन वाली कोई शुगर नहीं होती, तो ये बना लेगा एक 4 कार्बन वाली शुगर और एक बना लेगा 5 कार्बन वाली शुगर। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन वाली शुगर होती है, इसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। कितने कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अब मोल देखेंगे, यहां पर कितने मोल्स थे, 2 मोल्स, यहां पर कितने मोल्स थे, 2 मोल्स। कार्बन अटैच हुए, ठीक है, देखेंगे 2 मोल्स ये और 2 मोल्स ये, कार्बन अटैच होते हैं तो मोल्स बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते, ठीक है। तो 9 कार्बन वाली शुगर बन जाएगी जिसके 2 मोल होंगे, लेकिन 9 कार्बन वाली कोई शुगर होती ही नहीं है, तो 9 कार्बन 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन है। 9 कार्बन वाले कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पर, 2 मोल। अब ये टूट जाएगी कितने कार्बन में, 5 कार्बन में और 4 कार्बन में। यहाँ से 5 कार्बन निकाल देते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने कार्बन निकल गए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। बताओ 5 कार्बन वाले कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही 4 कार्बन वाले कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स, यहाँ पर भी इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स। 4 कार्बन वाली शुगर, उसका नाम क्या रखे हैं, एरिथ्रोज 4 फास्फेट। 5 कार्बन वाली शुगर का नाम क्या होता है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। कितने कार्बन, कितने मोल्स, 2 मोल्स, ठीक है। अब ये वाले दो मोल जिसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, पहले से 3 कार्बन प्रेजेंट है, ये वाले 3 कार्बन, ये वाले 4 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाले 3 कार्बन और ये वाले 4 कार्बन, 3 और 4 7, एक फॉस्फेट यहाँ एक फॉस्फेट यहाँ, कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, 2 फॉस्फेट। तो ये बना लेगा सीडो हेप्टुलोज 1,7 डाई फॉस्फेट, ठीक है। देखो 2 मोल इसके, 2 मोल इसके, कार्बन ऐड होते हैं तो मोल बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते हैं, केवल कार्बन बढ़ते हैं। तो कार्बन बढ़कर कितने हो जाएंगे, 7 कार्बन, और मोल जितने के उतने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी कितने मोल बचे हुए हैं, ऊपर 2 मोल, कितने कार्बन बचे हुए हैं, 3 कार्बन, ठीक है। लेकिन एक फॉस्फेट यहाँ है और यहाँ पर 2 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट हो जाएंगे तो एटीपी बन जाएगा, लेकिन एटीपी नहीं बनाना है, यहाँ से एक फॉस्फेट को बाहर निकालना है। तो फॉस्फेट को बाहर निकालने के लिए जल का उपयोग करेंगे, एक फॉस्फेट निकल जाएगा, बचेगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बचेगा। कितने कार्बन, कितने मोल, 2 मोल। अब ये 7 कार्बन और ये 3 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ये 7 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10 कार्बन वाली की शुगर होती है क्या, नहीं होती, ठीक है। तो नहीं होती तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, 5 + 5। अब अटकने लगा ये, क्या ठंडी लग गई, नहीं आज इसको ले जाना ही पड़ेगा, वो सब ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जहां पर नहीं आ रहा है वहां पर पूछ लेना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का सबसे टफ यही है।
आज ले जाके इसकी रैम बढ़वाना पड़ेगा। तो 10 कार्बन टूट जाएंगे 5-5 कार्बन के 2 ग्रुप में, तो एक बना लेगा ये वाला, फिर से क्या बना लेगा, ज़ाइलोज। पहले से इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 2 मोल और आगे ऐड हो जाएंगे, 2 मोल और 2 मोल कितने हो जाएंगे, 4 मोल। ठीक है, तो एक इसने क्या बना लिया, ज़ाइलोज, एक ये बना लेगा क्या, राइबोज, 5 कार्बन 2 मोल्स। ठीक है, अब ये राइबोज है ये चेंज हो जाता है किसमें, राइबोलोज में, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, यहाँ पर ये बनाता है राइबोज 5 फॉस्फेट, और राइबोज 5 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। कितने मोल बनेंगे यहाँ से, 2 मोल। यहाँ पर कितने मोल हैं, 4 मोल। ये भी पेंटो शुगर है, ये भी पेंटो शुगर है। ठीक है, तो अब ये जो जाइलोज 5 फॉस्फेट है ये भी किस में चेंज हो जाता है, राइबोज 5 फॉस्फेट में। 2 मोल पहले से बचे हुए हैं, यहाँ पर कितने मोल बने हैं, 4, तो 4 मोल यहाँ भी जाएंगे, 2 और 4 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 6 मोल। अब देखो राइबोज 5 फॉस्फेट और आरयूबीपी दोनों में कितने का फर्क है, केवल एक फॉस्फेट ग्रुप का फर्क है। आरयूबीपी का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये नाटक करने लगता था। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट, कितने का फर्क, केवल एक फॉस्फेट का। ठीक है, कितने मोल हैं, 6 मोल हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, बस एक फॉस्फेट ग्रुप का फर्क है। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप किससे मिल जाएगा, एटीपी से। एक के लिए एक एटीपी देंगे, 6 मोल है तो कितने एटीपी देंगे, 6 एटीपी। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 6 एडीपी, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बन गया। हाँ, ये है ना राइबोलोज, असल में ये इंटरमीडिएट बनता है, ये चेंज हो जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ये भी इसमें चेंज होता है और ये भी इसमें चेंज होता है। असल में जो बना है ना ये यहाँ से बना है, यहाँ के 3 कार्बन लिए थे, यहाँ के 6 कार्बन लिए थे, 6 और 3 होता है 9। 9 कार्बन की शुगर नहीं होती, तो ये 9 कार्बन जो है वो टूट जाता है 4 कार्बन में और 5 कार्बन में। तो 5 कार्बन जब टूटता है तो ये बनाता है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, और यही ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट बाद में चेंज हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर कितने एटीपी का यूज हुआ, 12 एटीपी का। अब एक लास्ट चीज और जो अपन से छूट गई, यहाँ पर देखो ये कौन है, एसिड है, और ये कौन है, एल्डिहाइड है। एसिड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हाइड्रोजन की। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो किससे मिलेगा, NADPH2 से। कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन, कितने मोल हैं, 12 मोल हैं, तो कितने NADPH2 लगेंगे, 12 NADPH2 लगेंगे, और ये निकल जाएंगे 12 NADP के फॉर्म में। देखो क्या क्या खर्चा हुआ, 12 ATP प्लस 6 ATP कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 18, 18 क्या लग गए, ATP लग गए। साथ में यहाँ पर कितने का खर्चा हुआ, 12 NADPH2 का, तो और कितना खर्च हुआ, 12 NADPH2। इतने खर्चा होने के बाद में क्या बचा, क्या बना, एक ग्लूकोज बना। ठीक है, यहाँ से 18 ATP 12 NADPH2 का खर्चा हुआ, और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। इसी प्रोसेस का नाम होता है कौन सी साइकिल, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। ठीक, इतना सारा डीप में नहीं आता, ये साइकिल शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे इसलिए हमने बताया, पहले जिनको हमने पढ़ा है उन्हें तो पढ़ा होगा। ठीक है, बट ये व्हाइट बोर्ड में उतने अच्छे समझ में नहीं आता है,
जितने अच्छे समझ में आता है किसमें, स्मार्ट बोर्ड में या अपने कंप्यूटर में, कि यहाँ पर अपन एक एक मोल बना सकते हैं। असल में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मालूम है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कौन जुड़ रहा है, तो कहाँ पर कार्बन बढ़ाना है, कहाँ पर मोल बढ़ाना है, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। यार कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया है आजकल। तो C3 साइकिल में कितनी एनर्जी यूज हुई टोटल, 18 ATP 12 NADPH2, ठीक है, इतनी खर्च हुई, और इससे किसका फायदा हुआ, 1 ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो ये हो गई C3 साइकिल। C3 साइकिल समझ में आ गई थी। लास्ट बस दो चीजें बची हैं, वो भी फटाफट खत्म कर देते हैं, C4 साइकिल और C2 साइकिल। CM C4 एक जैसी है। हाँ वो सेम ही होती है लगभग, थोड़ा सा फर्क है, माइनर सा फर्क है। तो आपने एक प्रोसेस का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, पढ़ा है ट्रांसपीरेशन। तो मान लो कि अगर बहुत तेज गर्मी है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, या सीजन मान लो कैसा है, ड्राई सीजन है, शुष्क वातावरण है, ड्राई सीजन है, ठीक है, दोपहर के समय बहुत तेज गर्मी है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया, या बहुत तेज हवा चल रही है, तो सेम कंडीशन में क्या होता है, इनके जो स्टोमेटा है, प्लांट के स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, क्लोज। अब ये स्टोमेटा मान लो, यहाँ पर स्टोमेटा मतलब कि ये रास्ता है, अब बाहर की एटमॉस्फेयर से जो CO2 है वो अंदर जाएगी, तो किसके थ्रू जाती है, स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ से जो ऑक्सीजन बाहर आएगी वो किसके थ्रू आती है, तेज मतलब ज्यादा टेम्परेचर की वजह से स्टोमेटा कैसे हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। तो क्या अब CO2 अंदर जाएगी, क्या O2 बाहर आएगी, तो पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन जो है वहीं पर है, बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है। लीव्स के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, O2 की, और CO2 का जो अमाउंट है वो कैसा हो जाएगा, कम। तो यहां पर अब आता है गेम चेंजर, जिसका नाम है रुबिस्को। एक एंजाइम है, पूरे नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित जो एंजाइम है उसका नाम क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम। क्या काम होता है इस रुबिस्को का मालूम है, रुबिस्को एंजाइम का क्या काम है, फुल फॉर्म पता किसी को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सी का मतलब, सी का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेज। अब रुबिस्को उसी के हिसाब से काम करेगा। अब इसके दोनों काम है, कार्बोक्सिलेज की जैसे भी और ऑक्सीजनेज की जैसे भी, ठीक है। तो ये कब काम करेगा किसके हिसाब से, डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, किसके वोट ज्यादा है किसके वोट कम है। अगर CO2 ज्यादा है तो किसके से काम करता है, और अगर O2 ज्यादा है तो, अभी किसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, O2 की, किसकी मात्रा कम हो गई है, CO2 की। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रोसेस होने लगती है, उस प्रोसेस का नाम होता है
फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या लगता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में अब CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा, बल्कि CO2 बाहर निकलेगी। तो ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है, हार्मफुल है या यूजफुल है, हार्मफुल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए प्लांट का काम करते हैं, CO2 को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट में जो लीव्स है उसमें एक नई एनाटॉमी बन जाती है, उस एनाटॉमी का नाम क्या होता है, क्रांज एनाटॉमी। और जिन प्लांट में ये क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है, इन प्लांट को क्या बोला जाता है, C4 प्लांट, ठीक है। तो C4 कहलाने के दो रीजन है, एक तो उसमें होती है क्रांज एनाटॉमी, और इसमें जो पहला प्रोडक्ट होगा वो कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं, C4 प्लांट। अब क्या होती है क्रांज एनाटॉमी, इससे क्वेश्चन आता है, क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी में दो टाइप की सेल होती है, एक सेल का नाम होता है मीजोफिल सेल, दूसरी सेल का नाम होता है बंडल सीथ सेल, ठीक है। मीजोफिल सेल, बंडल सीथ सेल, पहले बाहर की तरफ क्या होती है, मीजोफिल सेल, सेंटर की तरफ क्या होती है, बंडल सीथ सेल। तो CO2 पहले कहां पर आएगी, मीजोफिल में आएगी, ठीक है। तो CO2 पहले मीजोफिल में आएगी, तो यहीं पर क्या हो सकता था, फोटोसिंथेसिस हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यहाँ पर केवल लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल यहाँ पर भी होता, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल में भी होता है और बंडल शीथ में भी होता है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर केवल इसमें क्या होता है, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्रेना एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेना प्रेजेंट है तो कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, लाइट रिएक्शन, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन। तो इसका जो क्लोरोफिल है, इन दोनों के क्लोरोफिल के साइज में फर्क होता है, या क्लोरोप्लास्ट के साइज में फर्क होता है। बताओ किसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, किसमें कम होते हैं, साइज किसमें बड़ा होता है, किसमें छोटा होता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनका साइज कैसा होता है, लार्ज। अब स्मॉल है तो नंबर में कैसे होंगे, ये ज्यादा होंगे और ये नंबर में कम होते हैं, ठीक है। तो साइज में ये स्मॉल है, ये साइज में लार्ज है, तो ये नंबर में ज्यादा है, और ये नंबर में कम है, लेस, ठीक है। एक और फर्क होता है, इसमें ग्रेना प्रेजेंट है और इसमें ग्रेना एब्सेंट। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें लाइट रिएक्शन होती है, इसमें डार्क रिएक्शन होती है। इसके अलावा यहाँ पर मीजोफिल सेल में CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला एक्सेप्टर है वो कौन होता है, PEP, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, PEP, फॉस्फोनिल पायरुवेट। और यहाँ पर कौन होता है, RUPP, ठीक है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी, तो इसके अंदर चलती है C3 साइकिल। तो CO2 का यूज कहाँ पर होगा, बंडल सेल में। तो यहाँ पर होता है CO2 का फिक्सेशन, और मीजोफिल सेल में देखो ये लार्ज स्मॉल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, मोर होते हैं। तो ये CO2 को क्या काम करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर होता है CO2 का स्टोरेज, ठीक है। नॉर्मल C3 प्लांट के कंपेरिजन में कितने गुना ज्यादा होता है इसमें स्टोरेज, 10 टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। इतना रहा तक ना, क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होते हैं, बंडल शीथ में लार्ज होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है, लाइट रिएक्शन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें PEP होगा, इसमें RUBP होगा, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला। इसमें CO2 का स्टोरेज होगा 10 गुना ज्यादा, इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है। ये फर्क है मीजोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में। अब पढ़ते हैं C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में दो टाइप की सेल है, पहली है मीजोफिल सेल और दूसरी कौन सी है, बंडल शीथ सेल।
एक हो गई मेसोफिल, एक हो गई बंडल शीथ। और ये हो जाएगी, तो जैसे ही बाहर से CO2 आती है, CO2 को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, PEP, और ये इसको चेंज कर देता है एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये किसकी उपस्थिति में होती है, PEP कार्बोक्सिलेज। CO2 को जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज। तो CO2 किससे जोड़ देता है, CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन, जोड़कर कितना हो जाएगा, चार कार्बन। जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना वो कितने कार्बन वाला बना, फोर कार्बन वाला। इसलिए साइकिल का क्या नाम होता है, C4 साइकिल। अब ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है ये दो टाइप के एसिड में चेंज हो सकता है। पहला तो ये बदल सकता है कौन से एसिड में, मैलिक एसिड में, या फिर ये चेंज हो सकता है एस्पार्टिक एसिड में। जहां जिसकी जरूरत है उस हिसाब से ये चेंज होते रहेगा। तो मैलिक एसिड भी कितने कार्बन वाला होगा, चार कार्बन वाला होगा। अब जो मैलिक एसिड है धीरे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेसोफिल सेल से, कहां पर, बंडल सेल में, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड वापस टूट जाता है दो चीजों में, एक CO2 बाहर निकाल देगा, कितने कार्बन थे, चार कार्बन, एक कार्बन निकल गया, कितने कार्बन बचेंगे, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन वाला यहाँ पर एक एसिड बनता है, कौन सा, पायरुविक एसिड। कितने कार्बन रहेंगे, तीन कार्बन। अब ये जो CO2 है ये आगे चल के पार्टिसिपेट करती है RUBP के साथ, कौन सी प्रोसेस में, C3 साइकिल में। यहाँ पर इसकी हेल्प कौन करेगा, RUBP। इसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, RUBP करता है। और पूरी C3 साइकिल जो अपन ने इससे पहले पढ़े हैं, जैसे CO2 आई, CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा, PEP। और PEP किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन। तीन और एक जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, चार कार्बन। कौन जोड़ेगा इसको, PEP कार्बोक्सिलेज। तो पहला स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन वाला बना, चार कार्बन वाला, क्या नाम है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है। ये चेंज हो जाएगा किसमें, मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड मेसोफिल कोशिकाओं से निकल कर पहुंच जाएगा बंडल सी सेल्स में। कितने कार्बन इसमें, चार कार्बन। तो एक CO2 निकाल देगा और चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। और इसके बाद में पायरुविक एसिड का इस सेल में कोई काम नहीं है, ये वापस जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो जब CO2 यहाँ आती है तो यहाँ पर इसको लाने में एक ATP का खर्चा आता है, ठीक है। और यहाँ से भी आता है तो इसको इसमें चेंज करने में, देखो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो यहाँ पर एक ATP का और खर्चा आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP खर्चा आता है, टोटल तीन ATP का पड़े हैं। C3 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में तीन ATP खर्च होते हैं। तो तीन ATP यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो C4 साइकिल में तीन और दो कितने हो गए, 5 ATP का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, सॉरी 2 ATP का एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो टोटल कितने ATP खर्च हो गए, 5 ATP। अगर यहाँ पर 6 CO2 होंगे, ठीक है, तो इंटू 6 कर देंगे, 30 ATP, 12 NADPH। तो जितने का उतना लगता है। तो एक्स्ट्रा कितनी लग गई यहाँ पर, देखो पहले लगती है 18, यहाँ कितनी लगी 30, 30 - 18 का कितना हो जाएगा,
30 माइनस 18 12। तो एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर कितने एटीपी का हो रहा है? 12 एटीपी का। ठीक है, तो यही आता है। एक CO2 को C4 प्लांट में फिक्स करने में कितने एनर्जी का यूज होता है? 5 एटीपी का यूज होता है। टोटल कितनी एटीपी का खर्चा आता है? तो 30 एटीपी का आता है। कितनी एक्स्ट्रा खर्च होती है? तो 12 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च होती है। ठीक है, तो C3 साइकिल में खर्चा आया था 1 CO2 के लिए कितना? 3 एटीपी। ये किसमें आया? C3 प्लांट में। C4 प्लांट में 1 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना खर्चा आया? 5 एटीपी का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 2 एटीपी का। तो एक CO2 को फिक्स करने में कितनी एक्स्ट्रा एटीपी खर्च हो रही है? यहाँ पर 2। तो 6 CO2 फिक्स करने में एक्स्ट्रा कितनी खर्च करनी पड़ेगी? 12। ठीक है, इनमें याद रखना है एक CO2 को फिक्स करने में 3 एटीपी, एक CO2 को C4 फिक्स करने में 5 एटीपी। ठीक है, तो अगर हम 6 CO2 को फिक्स करते हैं इसमें, तो इसका कितना हो जाता है? 18 एटीपी, और इसका कितना हो जाएगा? 30 एटीपी। ठीक है ना? ये कौन सी साइकिल हो गई? C4 साइकिल। बाकी अपन अब कल देखें।